अस्सलाम दोस्तों, तो आज मैं आपको प्रेमचंद की अफसाना इबरत के बारे में बताऊंगी। इबरत कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी है। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी करी तो ली थी, पर मगर बहुत पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। मदरसी बोलते हैं टीचर को, कि उन्होंने टीचर की नौकरी कर तो ली थी, पर वो पछताया करते थे कि कहाँ आके जंजाल में फंस गए। अगर किसी और सेगे बोलते हैं महकमे या तो और किसी नौकरी में होते, कह रहे हैं कि अगर किसी और महकमे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर का इंतज़ार करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। उनकी महीने की तनख्वाह टीचरी की 15 रुपये थी, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई और सेगे में होते तो अच्छे पैसे आ रहे होते, अच्छी से ज़िंदगी गुसर बसर हो रही थी। वह भी इधर आए और उधर गायब हो गए। न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और भी रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल, दूसरे मुंशी बैजनाथ स्याह नवेश। उन दोनों को स्याह नवेश बोलते हैं लिखने वाले, लिखाई करते हैं। उन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। जो 2 आदमी हैं, मुंशी एक कांस्टेबल अतिबल सिंह और एक मुंशी बैजनाथ स्याह नवेश, इन दोनों की तनख्वाह पंडित जी से ज़्यादा न थी, तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे, दोनों के पास, हेड कांस्टेबल के पास और जो लिखने वाला था उसके पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, फर्श सब ही सामान मौजूद था। मतलब ऐशो आराम के सारे सामान उनके घर में मौजूद थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब गालिब था और उनका रुतबा जो था मोहल्ले में ऊंचा था। उन्हें जाते देखकर बनिए सलाम करते थे। उनके लिए बाजार में ख़ास नर्ख थे। आने शेर की चीज़ टके शेर में लाते थे। मतलब 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये में लाते थे। वो ज़्यादा पैसे भी महंगी से महंगी चीज़ लेते आते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त, सब मुफ्त था। लकड़ी ईंधन सब मुफ्त था। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा होता, मजमा बोलते हैं भीड़ को। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। पंडित जी उनके ये ठाठ देखकर कड़कते और मतलब देख नहीं पाते थे, और अपनी तकदीर को कोसते। अपनी किस्मत, तकदीर बोलते हैं किस्मत को, अपनी किस्मत को कोसते। इल्म व लियाकत में वह लोग उनके पासंग न थे। मतलब जो पंडित जी के पास इल्म था, वो दोनों के पास इतने इल्म नहीं था, वो उसके आसपास भी नहीं थे। कि ज़मीन में सूरज के गिर्द घूमती है, कि ज़मीन इतना भी उनको नहीं मालूम था कि ज़मीन सूरज के चारों ओर घूमती है या आफताब ज़मीन के चारों ओर घूमता है। ताहम वह चयन करते थे। वह लोग कभी कभी अजराहे तरन्नुम पंडित जी के साथ हसागी के हक़ अदा किया करते थे। कभी शेर आधा शेर दूध भिजवा देते थे, कभी तरकारियाँ, मगर उसके उस पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करना पड़ती थी। ठाकुर साहब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हर दम खेला करते हैं, ज़रा उनको तनबीह करते रहिए, उनको समझाते रहिए।
मुंशी जी कहते ये लौंडे आवारा हो जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए। और फिर मुंशी जी कहते हैं कि ये लड़के आवारा होते जाते हैं, इनकी निगरानी मतलब इनकी देख करो। ये फरमाइश ऐसे मुरब्बाना लहजे में की जाती थी गोया पंडित जी उनके ज़र खरीद गुलाम हैं। मतलब ये मतलब बड़े हड़क के कहते थे कि ज़रा इनका ध्यान रखो, इनकी पंडित जी से कहते कि इनका ध्यान रखो लड़कों का। ऐसे कहते रोब से कि जैसे उन दोनों ने इनको खरीद लिया हो, पंडित जी को पैसे से खरीद लिया हो। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते, मगर उन्हें नाराज़ न कर सकते थे। पंडित जी दिल को कचोड़ कर बैठ जाते थे, पर उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन तो हो जाते थे। उनके ज़रिए उनकी बदौलत उनको दूध मिल जाता तो दूध दे देते थे। महज इतना ही नहीं, उनकी बदौलत वह बाज़ार से ख़ास नर्ख पर जिंसी लाते, इसलिए बेचारे इस तहक़्क़ुम को जहर के घूंट की तरह पीते थे। उन्होंने इस सैगे से महकमे से निकलने के लिए पंडित जी ने इस महकमे से निकलने के लिए बात उठाना रखी थी। मतलब हर काम हर चीज़ की, पर वो इस महकमे से निकलना चाहते, इस सैगे से निकलना चाहते थे, इस नौकरी से। इसकी बददिली का असर अपने मुनसबी कामों पर न होने देते। तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते, इससे उनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते। लेकिन इस सैगे की तरक्की ऊसर की खेती है, जब बंजर खेती, ऊसर की खेती बोलते हैं बंजर खेती, बंजर ज़मीन की खेती है। बड़े भाग से हाथ लगती है वहाँ। कब्ज़े के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। जहाँ वो पढ़ाते थे उनके बच्चे स्टूडेंट उन पर जान देते थे। कोई आकर उनका पानी भर देता था, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ लाता था। पंडित जी इसी गनीमत से समझते थे। एक बार सावन के महीने बोलते हैं वही मई जून जुलाई, इस बरसात के दिन को सावन का महीना बोलते हैं। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की जाना की सलाह की। दूर का सफ़र था, माँ अहल अयाल के साथ जाना चाहते थे। मतलब अपने घर पर माँ अहल अयाल मतलब बोलते हैं पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते थे। कहाँ? अयोध्या। दोनों साहब ने एक हफ्ते की रुखसत ली और पंडित जी को साथ चलने पर मजबूर किया। ये कुछ दुविधा में थे, मतलब कुछ शक व शोभा में थे, पस व पेश में थे, ठीक है। लेकिन जब उन दोनों ने सफ़र का खर्च का जिम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। मतलब वो ना नहीं कर सके जब उन दोनों ने खर्चा का जिम्मा लिया। जो अयोध्या बोलते हैं अयोध्या को, और यात्रा बोलते हैं यात्रा को, ठीक है, कि जर्नी, इंग्लिश में बोलते हैं जर्नी का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते। मतलब पंडित जी अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका कैसे ठुकरा सकते थे। बिल्लौर से 1 बजे की रात को गाड़ी छूटी थी। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, इसीलिए सरे शाम से स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब से बड़ी भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, कोई आगे गया कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब
जब आगे निकल गए मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। मतलब जब स्टेशन में भीड़ भाड़ होते है तो कौन जल्दी से ट्रेन छूटती है तो आदमी जल्दी जल्दी चढ़ जाता है, ना कोई को देखता है ना किसी को देखता है। अलग डब्बों में जा बैठे मुंशी जी। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करखत बोलते हैं सख्ती से, बड़े जोर से बोला कि लहजे से बोला, मैं कहाँ, उठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। फिर मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। फिर ठाकुर साहब कहते हैं, क्या हमने किराया नहीं दिया है। फिर मुसाफिर कहता है, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। फिर ठाकुर कहते हैं, ज़रा होश से बातें करो। इस डब्बे में 10 लोगों की बैठने की जगह है, 10 आदमियों की। हुक्म है 10 लोगों को बैठने का। मुसाफिर कहता है, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर करने खुर से देखकर पूछा, तुम कौन हो। मुसाफिर कहता है, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था। खुफिया फरोशी बोलते हैं छिपा कर बेचना, चोरी से बेचना, ठीक है, लगाया था, और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे। आहा, अब पहचाना, मगर मैंने रियायत की थी, अगर चालान कर देता तो सज़ा याब हो जाते। मतलब तुम सज़ा पाते और सज़ा काटते। मुसाफिर कहने लगा, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। दूसरा लेटा मुसाफिर कह मारकर हंसा और बोला, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते। दूसरा मुसाफिर बोल रहा है कि मुझे क्यों नहीं उठा रहे हो। ठाकुर साहब गुस्से से लाल होकर कहते हैं, मगर उस वक्त बड़े फंसे थे। हालांकि वह मजबूत आदमी थे, लेकिन वह दोनों भी कोई हैकल कमज़ोर नहीं थे, वो भी मजबूत थे। सख्ती से काम ना निकलते देखकर मुलायमियत मतलब प्यार से बोला, मुलायमियत मतलब प्यार से बोले, तुम ही उठ जाओ, संदूक बीच पर रखा है, इसे बीच रख दो, बस जगह हो जाएगी। मुसाफिर कहता है, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाएं, इसमें कौन सी मसीखत मारी जा रही। मसीखत बोलते हैं बुजुर्गी, इसमें कौन सी बुजुर्गी मारी जा रही है। ये था ना थोड़ी है कि रोब में फ़र्क आ जाएगा। ठाकुर साहब कहते हैं, क्या तुम्हें भी मुझसे अदावत है। अदावत बोलते हैं दुश्मनी। क्या तुमको भी मुझसे दुश्मनी है। मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर कहता है, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने देखी है। इसी मेले में आपने मुझे कई डंडे से रसीद किए थे। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबल की एक फ़ौज थी। मैं मार खा कर जब्त कर गया, लेकिन ज़ख़म अभी दिल पर ताज़ा हैं, मतलब अभी ज़ख़म भरे नहीं हैं। उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। आज मौका मिला है। मैं भी ठाकुर हूँ, आप से इज्जत में, हैसियत में, ख़ानदान में हीटा बोलते हैं कम नहीं हूँ। खामोश बैठ जाएं, वरना शायद मेरे सर शैतान सवार हो जाए। पंडित जी अब तक खामोश थे। दिल में मतलब पंडित जी ये सब लड़ाई झगड़ा देखकर खामोश रहे। दिल में कांप रहे थे कि कहीं मारपीट न हो जाए तो गेहूं के साथ घुन भी पीस जाए। मतलब ठाकुर साहब तो मार खाएं उसके साथ मैं भी मार खा जाऊं। गेहूं के साथ ये कहावत है, गेहूं के साथ घुन पीसना। मौका पाकर उठकर
ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर ने तरह देने में हैरियत समझी। जो नहीं तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला और दोनों शैतानों ने उनको असबाब उठाकर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा